माँ के फोन वैसे तो संक्षिप्त ही होते थे, पर इतना महत्वपूर्ण समाचार भी वो सिर्फ 2 मिनट में बता देगी, मेरी कल्पना से परे ही था। नेहा की शादी तय हो गई है, 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, तुम सब लोगों को आना है, बस इतना कहकर वो फोन रखने लगी थी। अरे माँ, कब रिश्ता तय किया है? कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? लड़का क्या करता है? मैंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले थे। सब ठीक ठाक ही है, अब आकर देख लेना। माँ और बातें करने के मूड में नहीं थी और मैं कुछ और कहती तब तक उन्होंने फोन रख दिया था। लो, यह भी कोई बात हुई? अरे नेहा मेरी सगी छोटी बहन है, इतना सब जानने का हक तो मेरा बनता ही है कि कहाँ शादी तय हो रही है, कैसे लोग हैं। अरे नेहा की जिंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है और मुझे खबर तक नहीं। ठीक है, माँ का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है, फिर नेहा की शादी को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हो रही है। पिताजी के असमय निधन से और अकेली पड़ गई है। भाई कोई है नहीं, हम 3 बहनें ही हैं, मैं, रिया और नेहा। मेरी और रिया की शादी हुए काफी अरसा हो गया है, पर पता नहीं क्यों नेहा का हर बार रिश्ता तय होते होते रह जाता था। शायद इसलिए माँ इतनी शीघ्रता से यह काम निपटाना चाह रही थी। जो भी हो, बात तो माँ को पूरी बतानी थी। शाम को मैंने फिर नेहा से ही बात करनी चाहिए थी, पर वह तो शुरू से वैसे भी मितभाषी ही रही है। अभी भी हाँ हूँ ही करती रही। दीदी, माँ ने बता तो दिया होगा सब कुछ, स्वर में उसका तटस्थ ही था। अरे पर तू तो पूरी बात बताना, तेरे स्वर में भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मैं तो अब झल्ला ही पड़ी थी। उत्साह क्या, सब ठीक ही है। माँ इतने दिन से परेशान थी, मैं स्वयं भी अब उन पर बोझ बनकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। अब यह रिश्ता तो जैसे एक तरह से अपने आप ही तय हो गया है तो अच्छा ही होगा। नेहा ने भी जैसे तैसे बात समाप्त ही कर दी थी। राजीव तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। मेरा और बच्चों का रिजर्वेशन करवा दिया। मैं चाह रही थी कि 4-5 दिन पहले पहुंचूं, पर मैं और रिया दोनों ही रिजर्वेशन के कारण ठीक शादी वाले दिन ही पहुंच पाए थे। मेरी तरह रिया भी उतनी ही उत्सुक थे यह जानने के लिए कि नेहा का रिश्ता कहाँ तय हुआ और इतनी जल्दी कैसे सब तय हो गया। पर जो कुछ जानकारी मिली उसने तो जैसे हमारे उत्साह पर पानी ही फेर दिया था। हरिहरपुर का कोई संयुक्त परिवार था, छोटा मोटा बिजनेस था, लड़का भी वही पुश्तैनी काम संभाल रहा था। उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। लड़के की बुआ खुद आकर नेहा को पसंद करके गई थी और शगुन की अंगूठी व साड़ी भी दे गई थी। माँ, मेरे मुंह से निकल गया, जब इतने समय से रिश्ते देख रहे हैं तो और देख लेते, आपको जल्दी क्या थी? ऐसी क्या नेहा बोझ बन गई थी? अब हरिहरपुर जैसा छोटा सा पुराना शहर, पुराने रीति रिवाज के लोग, संयुक्त परिवार, नेहा कैसे निभेगी उस घर में? सब निभ जाएगी, माँ बोली। अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि घर घर रिश्ता ढूंढती रहूं। इतने बरस तो हो गए, कहीं जन्मपत्री नहीं मिलती, कहीं दहेज का चक्कर, और तुम दोनों जो इतनी मीन मेक निकाल रही हो, खुद क्यों नहीं ढूंढ दिया कोई अच्छा घर बार अपनी बहन के लिए? माँ ने तो एक तरह से मुझे और रिया दोनों को ही डपट दिया था। यह सच भी था, हम दोनों बहनें अपने अपने परिवार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि जितने प्रयास करने चाहिए थे चाहकर भी नहीं कर पाए। खैर, सीधे साधे समारोह के साथ नेहा ब्याह दी गई। मैं और रिया दोनों कुछ दिन माँ के पास रुक गए थे, पर हम रोज ही यह सोचते कि पता नहीं कैसे हमारी ये भोली भाली बहन उस संयुक्त परिवार में निभेगी। हम लोग ऐसे परिवारों में कभी नहीं रहे, न ही हमें घरेलू काम करने की अधिक आदत थी। पिताजी थे तब काफी नौकर चाकर थे और अभी भी माँ ने 2 काम वाली बाई लगा रखी थी और खाना भी उन्हीं से बनवा लेती थी। फिर नेहा का तो स्वभाव भी सरल सा है, तेज तर्रा सास, नंदे, जेठानी सब मिलकर दबा लेंगी उसे। जब चचेरा भाई निखिल विदा कराने गया तब हम लोग यही सोचकर आशंकित थे कि पता नहीं नेहा आकर क्या हालचाल सुनाए, पर उस समय तो उसकी सास ने विदा भी नहीं किया, निखिल से यह कहकर कि महीने भर बाद भेजेंगी, अभी किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसे भेज दिया था।
उधर निखिल कहता जा रहा था, दीदी, नेहा दीदी को आपने कैसे घर में भेज दिया? वह घर क्या उनके लायक है? छोटा सा पुराने जमाने का मकान, उसमें इतने सारे लोग, ऊपर से सास नंदे, सब तेज तर्रार। सास ने तो एक तरह से मुझे ही झड़क दिया कि बहू से घर का कामकाज तो होता नहीं है। इतना नाजुक बनाकर रख दिया है लड़की को कि वह 4 जनों का खाना तक नहीं बना सकती। पर गलती तो इसकी माँ की है जो कुछ सिखाया नहीं। अब हम लोग सिखाएंगे। सच दीदी, इतनी रूबेली सास तो मैंने पहली बार देखी। निखिल कहता जा रहा है और मेरा कलेजा बैठता जा रहा था कि इतने सीधे साधे ढंग से शादी की है। कहीं लालची लोग हुए तो दहेज के कारण मेरी बहन को प्रताड़ित न करें। वैसे भी दहेज को लेकर इतने किस्से तो आए दिन होते रहते हैं। नेहा से मिलना भी नहीं हो पाया, माँ से भी इस बारे में अधिक बात नहीं कर पाई। वैसे भी हृदय रोग की मरीज हैं वे। नेहा से फोन पर कभी कभार बात होती तो जैसा उसका स्वभाव था, हाँ हूँ में ही उत्तर देती। बीच में दशहरे की छुट्टियों में फिर माँ के पास जाना हुआ था। सोचा कि शायद नेहा भी आए तो उससे भी मिलना हो जाएगा, पर माँ ने बताया कि नेहा की सास बीमार है, वो आ नहीं पाएंगी। माँ, इतने लोग तो हैं उस घर में, फिर नेहा तो नई नवेली बहू है, क्या अब वही बची है सास की सेवा को, जो 4 दिन को भी नहीं आ सकती? मैं कहे बिना नहीं रह पाई थी। मुझे पता था कि उसकी नंदे जेठानी सब इतनी तेज हैं तो नेहा दबकर रह गई होगी। उधर माँ कहे जा रही थी सास का इलाज होना था तो पैसे की जरूरत पड़ी। नेहा ने अपने कंगन उतारकर सास के हाथ पर धर दिए। सास तो प्रसन्न हो गई। मैंने माथे पर हाथ मारा, हद हो गई बेवकूफ़ी की भी। अरे छोटी मोटी बीमारी का तो इलाज यूं ही हो जाता है, फिर पुश्तैनी व्यापार है, इतने लोग हैं घर में। और सास की चतुराई देखो, जो थोड़ा बहुत जेवर नेहा मायके से लेकर गई है उस पर भी नजरें गड़ी हैं। उधर माँ कहती जा रही थी, अच्छा है उस घर में रच बस गई है नेहा। माँ भी आजकल पता नहीं किस लोक में विचरण करने लगी है, सारी व्यवहारिकता भूल गई है। नेहा के पास कुछ कहने के अलावा और है ही क्या। मेरा तो मन ही उचट गया था। घर आकर भी मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। राजीव से यह सब कहा तो उनका तो वही चिर परिचित उत्तर था, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सबका अपना अपना भाग्य है। अब नेहा के भाग्य में हरिहरपुर के ये लोग ही थे तो इसमें तुम क्या कर सकती हो और माँ से क्या उम्मीद करती हो। उन्होंने तो जैसे भी हो अपना दायित्व पूरा कर दिया। फोन पर पता चला कि नेहा बीमार है, पेट में पथरी है और ऑपरेशन होगा। दूसरी कोई शिकायत हो सकती है तो पहले सारे टेस्ट होंगे। बनारस के ये अस्पताल में भर्ती है, तुम लोग देख आना, मेरा तो जाना नहीं हो पाएगा, माँ ने खबर दी थी। रिया भी छुट्टी लेकर आ गई थी। वहीं अस्पताल के पास उसने एक होटल में कमरा बुक करा लिया था। मैं तो 2 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिली है, रिया ने मिलते ही कहा था। मैं भी कहाँ रुक पाऊंगी, छोटू के इम्तिहान चल रहे हैं, नौकर भी आजकल बाहर गया हुआ है, बस दिन में ही नेहा के पास बैठ लेंगे, रात को तो जगना भी मुश्किल है मेरे लिए। मैंने भी अपनी परेशानी गिना दी थी। सवाल यह था कि यहाँ रुककर नेहा की देखभाल कौन करेगा। कम से कम 10 दिन तो उसे अस्पताल में ही रहना होगा। अभी तो सारे टेस्ट होने हैं। हम दोनों नेहा को देखने जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनकी दोनों नंदे आई हुई हैं। बूढ़ी सास भी उसे संभालने आ गई है और उन लोगों ने कॉटेज वार्ड के पास ही कमरा ले लिया था। दबंग सास बड़े प्यार से नेहा के सिर पर हाथ फेर रही थी। फिक्र मत कर बेटी, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना तेरे पास। तेरी दोनों नंदे भी अपनी ससुराल से आ गई है, सब बारी बारी से तेरे पास सो जाया करेंगे, तू अकेली थोड़ी ही है। उधर नेहा के पति चम्मच से उसे सूप पिला रहे थे। एक ननद मुंह पोंछने का नैपकिन लिए खड़ी थी। दीदी कैसी हो, नेहा ने हमें देखकर पूछा था। मुझे लगा कि इतनी बीमारी के बाद भी नेहा के चेहरे पर एक चमक है। शायद घर परिवार का इतना अपनत्व पाकर वह अपनी बीमारी भूल गई है। पर पता नहीं क्यों मेरे और रिया के सिर कुछ झुक गए थे। कई बार इंसानों को समझने में कितनी भूल कर देते हैं हम। मैं ऐसा ही कुछ सोच रही थी। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।